हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शनवर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन का एपिसोड 8 द पोशंस मास्टर। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सॉर्टिंग हैट ने आखिरकार हैरी को ग्रिफिंडर हाउस में भेज दिया। अब इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हॉगवर्ट्स में हैरी का असली सफर कैसे शुरू होता है। नई कक्षाएं, नए शिक्षक और खासकर वो रहस्यमयी प्रोफेसर स्नेप, जिनके बारे में हर कोई अलग अलग बातें करता है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 8 द पोशंस मास्टर। वो देखो, कहां? लंबे लाल बालों वाले लड़के के पास। वो चश्मा पहना हुआ। उसका चेहरा देखा तुमने? उसका निशान देखा? जैसे ही हैरी अगले दिन अपने डॉर्मिटरी से बाहर निकला, फुसफुसाहटें उसके पीछे पीछे चलने लगी। क्लासरूम के बाहर लाइन में खड़े बच्चे अपनी एड़ियों पर खड़े होकर उसे देखने की कोशिश करते, कुछ तो गलियारे में दोबारा घूमकर आते, बस उसे एक नजर देखने के लिए। हर तरफ निगाहें उसी पर थीं। हैरी चाहता था कि लोग ऐसा न करें, क्योंकि उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि आखिर कक्षाओं तक कैसे पहुंचा जाए। हॉगवर्ट्स में सीढ़ियां ही मानो जादू का खेल थी, कुल 142। कुछ चौड़ी और भव्य, कुछ तंग और डगमगाने वाली। कुछ सीढ़ियां तो शुक्रवार को बिल्कुल किसी और जगह ले जाती, और कुछ में बीच में गायब हो जाने वाली सीढ़ी होती, जिस पर अगर तुमने छलांग नहीं लगाई तो धड़ाम से गिर पड़ते। दरवाजे भी अपने आप में अजीब थे। कुछ बिना विनम्रता से पूछे खुलते ही नहीं। कुछ को सही जगह गुदगुदाना पड़ता, तब जाकर खुलते। और कई तो असल में दरवाजे थे ही नहीं, बस ठोस दीवारें जो दरवाजा होने का नाटक करती। जगह याद रखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सब कुछ मानो अपने आप इधर उधर खिसकता रहता। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स के लोग अक्सर एक दूसरे से मिलने कहीं और चले जाते, और हैरी को पूरा यकीन था कि कवच पहने बख्तरबंद मूर्तियां भी कभी कभी चल सकती हैं। भूतों से मदद मिलने के बजाय परेशानी ही ज्यादा होती। अचानक कोई भूत दरवाजे से आर पार निकल आता, जिसको तुम खोलने की कोशिश कर रहे होते। नियरली हेडलेस निक हमेशा खुश रहता नए ग्रिफिंडोर बच्चों को रास्ता बताने के लिए, लेकिन पीव्स नाम का पोल्टरगाइस्ट, उसके सामने तो दो बंद दरवाजे और एक चालाक सीढ़ी भी आसान लगते। अगर तुम क्लास के लिए देर से जा रहे हो और रास्ते में पीव्स मिल जाए, तो फिर भगवान ही मालिक। कभी वो तुम्हारे सिर पर कचरे की टोकरी पटक देता, कभी पैरों के नीचे से कालीन खींच लेता, कभी चौक के टुकड़े फेंकता, और कभी अचानक अदृश्य होकर पीछे से आ जाता, तुम्हारी नाक पकड़कर चीखता, पकड़ ली तुम्हारी नाक। और हां, अगर पीव्स से भी बुरा कोई था, तो वो था केयरटेकर आर्गस फिल्च। पहले ही दिन हैरी और रॉन उसकी आंखों में चढ़ गए। वो दोनों गलती से तीसरी मंजिल वाले उस गलियारे के दरवाजे से घुसने की कोशिश कर बैठे, जो बाहर की सीमा, आउट ऑफ बाउंड्स, में था। फिल्च को लगा कि ये दोनों वहां जानबूझकर घुसना चाहते हैं। उसने तो धमकी दे दी कि इन्हें काल कोठरी में बंद कर देगा। तभी संयोग से प्रोफेसर क्विरल वहां आ निकले और उन्होंने दोनों को बचा लिया। फिल्च की बिल्ली, मिसेज नॉरिस, उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। दुबली पतली, धूल से ढकी सी, बड़ी बड़ी गोल बल्ब जैसी आंखें, बिल्कुल फिल्च जैसी। वो गलियारों में अकेली गश्त लगाती रहती। कोई भी जरा सा नियम तोड़ो और वो सीधा फिल्च को ढूंढ लाती। पलक झपकते ही फिल्च वहां प्रकट हो जाता, हाफता हुआ। फिल्च स्कूल के गुप्त रास्तों को किसी से ज्यादा जानता था, शायद सिर्फ वी ट्विंस को छोड़कर। इसलिए वो भूतों की तरह अचानक कहीं भी सामने आ सकता था। सारे बच्चे उससे नफरत करते थे।
और कई बच्चों की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी न कभी मिसेज नॉरिस को जोरदार लात मारी जाए। किसी तरह क्लासरूम तक पहुंच भी गए तो वहां और मुश्किलें थी। हैरी को जल्दी ही समझ आ गया कि जादू करना बस छड़ी घुमाने और कुछ अजीब शब्द बोलने का नाम नहीं है। हर बुधवार आधी रात को उन्हें दूरबीन से रात का आसमान देखना होता और तारों व ग्रहों के नाम और उनकी चालें याद करनी होती। हफ्ते में 3 बार उन्हें किले के पीछे बने ग्रीन हाउस में जाना पड़ता, जहां प्रोफेसर स्प्राउट, एक गोलमटोल सी चुड़ैल, पढ़ाती। वहां अजीबोगरीब पौधों और फफूंदों की देखभाल करना और उनके उपयोग सीखना होता। सबसे बोरिंग क्लास थी हिस्ट्री ऑफ मैजिक, जो अकेली क्लास थी जिसे एक भूत पढ़ाता था, प्रोफेसर बिन्स। जब वो जीवित थे तब भी बहुत बूढ़े थे। एक दिन स्टाफ रूम की आग के सामने सो गए और अगले दिन उठकर सीधा पढ़ाने आ गए, लेकिन अपना शरीर पीछे छोड़ दिया। उनकी आवाज इतनी सपाट और बोरिंग थी कि बच्चे बस नाम और तारीखें लिखते रहते और अक्सर एमेटिक द इविल और यूरिक द ऑडबॉल गड़बड़ा देते। चार्म्स के प्रोफेसर फ्लिटविक बहुत ही छोटे से जादूगर थे, इतने छोटे कि उन्हें अपनी मेज के ऊपर देखने के लिए किताबों का ढेर लगाना पड़ता। जब उन्होंने पहली क्लास में रोल कॉल लिया और हैरी का नाम आया तो वो उत्साह में इतनी जोर से चीखे कि कुर्सी से गिर ही पड़े। प्रोफेसर मैकगोनागल बिल्कुल अलग थी। हैरी ने सही सोचा था, उनसे पंगा लेना ठीक नहीं। सख्त और बेहद होशियार। उन्होंने पहली क्लास में ही बच्चों को डांट कर कहा, ट्रांसफिग्रेशन हॉगवर्ट्स का सबसे जटिल और खतरनाक जादू है। जो भी मेरी क्लास में शरारत करेगा वो यहां से बाहर निकलेगा और कभी वापस नहीं आएगा। तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है। फिर उन्होंने अपनी मेज को एक सुअर में बदल दिया और पल भर में वापस मेज बना दिया। सबकी आंखें चौंधिया गईं। बच्चे बेसब्री से इंतजार करने लगे कि कब वो भी फर्नीचर को जानवरों में बदल पाएंगे। लेकिन जल्दी ही समझ आ गया कि वो स्तर हासिल करने में बहुत वक्त लगेगा। फिलहाल उन्हें ढेर सारे नोट्स बनाने के बाद एक माचिस की तीली दी गई और कहा गया कि उसे सुई में बदलो। पूरी क्लास के बाद सिर्फ हरमाइनी ग्रेंजर की तीली थोड़ी सी बदल पाई थी। उसकी तीली चांदी जैसी चमकने लगी थी और नोक से पतली हो गई थी। मैकगोनागल ने क्लास को दिखाया और हरमाइनी को एक दुर्लभ मुस्कान दी। सबसे ज्यादा जिसका इंतजार सबको था वो था डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स। लेकिन प्रोफेसर क्विरल की क्लास तो मजाक जैसी लगती थी। कमरा लहसुन की गंध से भरा होता। कहते थे कि क्विरल ने रोमानिया में किसी पिशाच से पाला पड़ा था और उसी से बचाव के लिए वो हर जगह लहसुन रखते हैं। उनका पगड़ी नुमा टर्बन भी अजीब था। वो कहते कि इसे उन्हें अफ्रीका के एक राजकुमार ने तोहफे में दिया जब उन्होंने वहां से एक जॉम्बी से छुटकारा दिलवाया था। लेकिन बच्चे उनकी इस कहानी पर यकीन नहीं करते। सीमस फिनिगन ने जब उनसे उत्साहित होकर पूछा कि उन्होंने ज़ॉम्बी से कैसे लड़ाई की तो क्विरल लाल हो गए और तुरंत मौसम की बातें करने लगे। और वैसे भी उस टर्बन से भी एक अजीब गंध आती रहती। वी ट्विंस तो मजाक उड़ाते हुए कहते कि उसमें भी लहसुन भरा हुआ है ताकि क्विरल हर जगह सुरक्षित रहे। हैरी को राहत मिली ये देखकर कि वो पढ़ाई में बाकियों से पीछे नहीं है। बहुत से बच्चे मगल परिवारों से आए थे और उन्हें भी कुछ पता नहीं था कि जादूगर और चुड़ैलें असल में होती क्या हैं। सीखने के लिए इतना कुछ था कि रॉन जैसे बच्चों को भी कोई खास बढ़त नहीं मिली थी। शुक्रवार का दिन हैरी और रॉन के लिए खास था। पहली बार दोनों बिना रास्ता भूले सीधे ग्रेट हॉल पहुंच गए नाश्ते के लिए। आज कौन कौन सी क्लास है? हैरी ने रॉन से पूछा जब वो अपने दलिये पर चीनी डाल रहा था। डबल पोर्शंस स्लिदरिन्स के साथ, रॉन ने कहा। स्नैप स्लिदरिन हाउस के हेड हैं। सब कहते हैं वो हमेशा स्लिदरिन्स का पक्ष लेते हैं। आज देखेंगे सच है या नहीं। काश मैकगोनागल हमारा पक्ष लेती, हैरी ने कहा। मैकगोनागल ग्रिफिंडोर हाउस की हेड थी,
लेकिन फिर भी उन्होंने पिछले दिन इतना होमवर्क दिया था कि दोनों की कमर टूट गई थी। तभी अचानक डाक पहुंची। अब तक हैरी इसकी आदत डाल चुका था, लेकिन पहले दिन उसे बड़ा झटका लगा था जब एक साथ 100 से भी ज्यादा उल्लू नाश्ते के दौरान हॉल में अंदर घुस आए थे। वे गोल गोल चक्कर काटते, अपने मालिकों को देखते ही उनकी गोद में चिट्ठियां और पैकेट गिरा जाते। हेडविग अब तक हैरी के लिए कुछ नहीं लाई थी। कभी कभी वह उड़कर उसके कंधे पर बैठ जाती, उसके कान को हल्के से चोंच मारती और टोस्ट का एक टुकड़ा खा लेती, फिर बाकी उल्लुओं के साथ टॉवर में जाकर सो जाती। लेकिन उस सुबह कुछ अलग हुआ। हेडविग ने सीधा उड़कर मार्मलेड और शुगर बाउल के बीच में आकर हैरी की प्लेट पर एक छोटा सा नोट गिरा दिया। हैरी का दिल जोर से धड़क उठा। उसने फौरन नोट को उठाकर फाड़ा और खोला। तिरछी मिर्ची लिखावट में लिखा था, प्रिय हैरी, मुझे पता है कि तुम्हें शुक्रवार की दोपहर छुट्टी होती है। क्यों न तुम 3 बजे मेरे पास चाय पीने आओ। तुम्हारे पहले हफ्ते के बारे में सब सुनना चाहता हूं। जवाब हेडविग के साथ भेज देना। हैग्रिड। हैरी की आंखों में चमक आ गई। उसने रॉन से पंख उधार लिया और जल्दी जल्दी पीछे लिखा, हाँ जरूर, बाद में मिलते हैं। फिर हेडविग को सहलाते हुए उड़ने के लिए भेज दिया। ये अच्छा ही हुआ कि उसके पास हैग्रिड से मिलने की उम्मीद थी, क्योंकि अगला पीरियड यानी पोशंस अब तक का सबसे बुरा अनुभव साबित होने वाला था। टर्म की पहली दावत में ही हैरी को लग गया था कि प्रोफेसर स्नेप उसे पसंद नहीं करते, लेकिन पहले पोशंस लेसन के बाद उसे समझ आ गया स्नेप नफरत करते हैं उससे। क्लास किले के गहरे तहखाने जैसे काल कोठरी में होती थी। वहां ऊपर की तुलना में ठंडक और नमी थी। दीवारों के चारों ओर कांच की शीशियों में अजीब अजीब जानवरों के संरक्षित शरीर तैरते रहते। माहौल ही डरावना था। स्नेप ने भी क्लास की शुरुआत हाजिरी लेने से की, लेकिन जब उन्होंने नाम पुकारा हैरी पॉटर, उनकी आवाज में हल्की सी ठंडी मुस्कान घुली। आह हाँ, उन्होंने धीमी मगर चुभने वाली आवाज में कहा, हमारा नया मशहूर मेहमान। पीछे बैठे ड्रेको मैल्फॉय और उसके साथी क्रैब और गोयल दबी हंसी हंस पड़े। स्नेप ने हाजिरी खत्म की और ठंडी खाली काली आंखों से पूरी क्लास पर नजर दौड़ाई। उन आंखों में हर जैसी गर्माहट नहीं थी, बल्कि गहरी अंधेरी सुरंगों की तरह सर्द खालीपन था। उन्होंने बहुत धीरे मगर असरदार आवाज में कहना शुरू किया, तुम यहां पोषण बनाने की बारीक कला सीखने आए हो। यहां किसी छड़ी घुमाने का दिखावा नहीं चलेगा। शायद तुम में से कई को लगे ही नहीं कि ये भी जादू है, लेकिन जो धीमी आंच पर उबलते कड़ाह में से उठता हुआ चमकदार धुआं है, उसकी सुंदरता, वो तरल जो नसों में दौड़कर दिमाग को मोहित कर दे, इंद्रियों को फंसा ले। मैं तुम्हें सिखा सकता हूं कि कैसे नाम को बोतल में बंद करना है, कैसे शोहरत को घोलना है, यहां तक कि मौत को भी काबू में करना है। अगर तुम सब वैसे मूर्ख नहीं निकले जैसे अक्सर मेरी क्लास में आते हैं। क्लास एकदम खामोश थी। रॉन और हैरी ने एक दूसरे की तरफ देखा और भौहें चढ़ा ली। हरमाइनी सीट के किनारे बैठी बेचैनी से हाथ उठाने को तैयार थी। अचानक स्नेप ने कहा, पॉटर, बताओ, अगर मैं एस्फोडेल की जड़ का चूर्ण वर्मवुड के काढ़े में डाल दूं तो क्या बनेगा? हैरी का दिमाग सुन्न हो गया। पाउडर्ड क्या? इन्फ्यूजन किसका? उसने रॉन की तरफ देखा, पर रॉन भी उतना ही हक्का बक्का था। हरमाइनी का हाथ बिजली की तरह ऊपर उठ चुका था। मुझे नहीं पता, सर, हैरी ने हिचकते हुए कहा। स्नेप की होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आई। तुत तुत, मशहूरी सब कुछ नहीं होती, पॉटर। उन्होंने हरमाइनी को पूरी तरह नजरअंदाज किया और फिर बोले, चलो, एक और सवाल। पॉटर, अगर मुझे बीजोर चाहिए हो तो तुम कहां ढूंढोगे? हरमाइनी लगभग खड़ी हो चुकी थी, हाथ आसमान तक फैला हुआ।
लेकिन हैरी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बीजोर क्या चीज है। पीछे मैल्फॉय और उसके दोस्त हंसी दबाते बातें कांप रहे थे। मुझे नहीं पता, सर, हैरी ने धीरे से कहा। स्नेप की आवाज और ठंडी हो गई। सोचा नहीं था कि किताब खोले बिना ही आ गए होगे, है ना, पॉटर? हैरी ने उनकी काली आंखों में सीधे देखते हुए खुद को संभाला। सच तो ये था कि उसने डर्सली के घर पर किताबें देखी थीं, लेकिन क्या स्नेप सच में उम्मीद कर रहे थे कि वो सारा का सारा 1000 जड़ी बूटियों का ज्ञान याद कर ले? स्नेप फिर बोले, पॉटर, मोकशूड और वुल्फसबेन में क्या अंतर है? इस बार हरमाइनी ने सीट छोड़कर खड़े होकर हाथ आसमान की ओर उठा दिया। हैरी ने धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता, सर। लेकिन शायद हरमाइनी जानती हैं। क्यों ना आप उनसे पूछ लें? क्लास में हल्की सी हंसी गूंज उठी। शेमस ने हैरी की ओर देखा और आंख मार दी। लेकिन स्नेप का चेहरा और कठोर हो गया। बैठ जाओ, उन्होंने हरमाइनी पर झिड़क कर कहा। फिर हैरी की ओर देखा और ठंडी आवाज में बोले, जान लो, पॉटर, एस्फोडेल और वर्मवुड मिलाकर इतना ताकतवर स्लीपिंग ड्राफ्ट बनता है कि उसे ड्रॉट ऑफ लिविंग डेथ कहते हैं। बीजोर बकरी के पेट से निकला पत्थर होता है जो ज्यादातर जहरों से बचाता है। और मोकशूड और वुल्फसबेन दोनों एक ही पौधा हैं जिसे अकोनाइट भी कहते हैं। अब क्या देख रहे हो सब? लिखो। तुरंत पूरी क्लास में पंख और कागजों की सरसराहट गूंजने लगी। फिर स्नेप ने तिरस्कार से कहा, और पॉटर, तुम्हारी अकड़ के लिए ग्रिफिंडोर से 1 अंक काटा जाएगा। हैरी का चेहरा तमतमा गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रॉन ने उसे हल्का सा धक्का मारकर फुसफुसाया, चुप रहो, वरना और मुसीबत खड़ी कर लोगे। क्लास आगे बढ़ी। सबको जोड़े में बांटकर एक साधारण उबाल घाव मिटाने वाला पोषण बनाने के लिए कहा गया। स्नेप अपनी काली लहराती चोगा लहराते हुए इधर उधर घूम रहे थे, हर किसी की गलती पकड़ रहे थे, लेकिन मैल्फॉय को छोड़कर उसकी हर चीज की तारीफ कर रहे थे। फिर अचानक भयानक हरा धुआं और तेज सिसकियां उठी। नेविल ने गलती से शेमस का कड़ाह पिघला दिया था। गाढ़ा जहरीला घोल पत्थर की जमीन पर फैल गया, जूतों में छेद करते हुए। क्लास चीखते हुए स्टूल पर चढ़ गई। बेचारा नेविल पूरा का पूरा उस घोल में भीग गया था और उसके शरीर पर दर्द से भरे लाल फफोले फूटने लगे। मूर्ख लड़के, स्नेप ने गरज कर कहा और एक झटके में अपनी छड़ी घुमाकर घोल गायब कर दिया। तुमने नासूर की कांटेदार सुई कड़ाह उतारे बिना ही डाल दी थी, है ना? नेविल सिसकते हुए अपने चेहरे पर भी फफोले निकलते देख रहा था। इसे अस्पताल विंग में ले जाओ, स्नेप ने शेमस पर झिड़का। फिर हैरी और रॉन की तरफ मुड़े, जो नेविल के पास ही काम कर रहे थे। तुम दोनों, पॉटर, तुमने इसे रोका क्यों नहीं? सोचा था ये गलती करेगा और तुम अच्छे दिखोगे, है ना? ग्रिफिंडोर का एक और अंक गया। ये इतनी बड़ी नाइंसाफी थी कि हैरी का खून खौल गया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि रॉन ने उसके पीछे से लात मारी और फुसफुसाया, चुप रहो, वरना और बुरी तरह फंस जाओगे। 1 घंटे बाद जब वे काल कोठरी की सीढ़ियां चढ़कर बाहर निकले, हैरी का मन बुझा हुआ था। पहले ही हफ्ते में उसने ग्रिफिंडोर के 2 अंक गवा दिए। क्यों स्नेप इतनी नफरत करता है उससे? रॉन ने उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की, उदास मत हो। स्नेप हमेशा फ्रेड और जॉर्ज के भी अंक काटता रहता है। चलो, क्या मैं भी तेरे साथ हैग्रिड से मिलने चलूं? थोड़ा संभलते हुए दोनों ने 3 बजे के करीब किले से बाहर कदम रखा और मैदान पार करके हैग्रिड के घर की ओर बढ़े। उसका छोटा सा लकड़ी का मकान निषिद्ध वन के किनारे था। दरवाजे पर एक बड़ा क्रॉसबो और रबर के जूते रखे थे। हैरी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से भागमभाग और एक गहरी, गूंजती भौंक सुनाई दी। फिर हैग्रिड की भारी आवाज गूंजी, पीछे हट, फैंग, हट जा।
दरवाजा थोड़ा खुला और हैग्रिड का बड़ा, बालों से भरा चेहरा झांका। रुको जरा, फैंग, पीछे हटो। उसने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर आने दिया, फैंग के मोटे कॉलर को खींचते हुए। अंदर एक ही कमरा था। छत से मांस और पक्षी टंगे हुए थे, खुले चूल्हे पर तांबे की केतली खौल रही थी और कोने में एक विशालकाय बिस्तर था जिस पर पैबंददार रजाई पड़ी थी। घर जैसा समझ लो, हैग्रिड ने कहा और फेंग की पकड़ छोड़ दी। फेंग सीधे रॉन पर झपटा और उसके कान चाटने लगा। बिल्कुल हैग्रिड की तरह। फेंग भी देखने में जितना डरावना लगता था उतना असल में नहीं था। ये रॉन है, हैरी ने हैग्रिड से कहा, जो उबलते पानी को एक बड़े टीपॉट में डाल रहा था और एक प्लेट पर रॉक केक रख रहा था। ओह, एक और वीजली है, हैग्रिड ने रॉन के झाइयों वाले चेहरे को देखते हुए कहा। आधा जीवन तो मैंने तुम्हारे जुड़वा भाइयों को जंगल से भगाने में गुजारा है। रॉक केक बेमेल, सख्त गोल टुकड़े थे जिनमें किशमिश ऐसे चिपकी हुई थी मानो पत्थर में जड़ी हो। दांत तोड़ देने वाले इन केक को भी हैरी और रॉन ने ऐसे खाया जैसे बहुत मजा आ रहा हो। तभी वे हैग्रिड को अपने पहले हफ्ते के सभी क्लासेस के बारे में बताने लगे। फेंग हैरी की टांग पर अपना सिर रखकर लेट गया और उसकी चोगे पर लार टपकाने लगा। हैरी और रॉन को बहुत मजा आया जब हैग्रिड ने फिल्च को वो बुढ़ऊ कमीना कहा। और रही उसकी बिल्ली, मिसेज नॉरिस, हैग्रिड ने गुस्से में कहा, काश कभी फेंग का उससे सामना हो। तुम यकीन नहीं करोगे, हर बार जब मैं स्कूल में ऊपर जाता हूं, वो बिल्ली मेरा पीछा करती है। पीछा छुड़ाना नामुमकिन है, सब फिल्च की चाल है। हैरी ने हैग्रिड को स्नेप की क्लास के बारे में बताया। हैग्रिड ने भी रॉन की तरह कहा कि हैरी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्नेप तो शायद ही किसी को पसंद करता है, लेकिन वो मुझे सचमुच नफरत करता है, हैरी ने धीरे से कहा। बकवास, हैग्रिड ने कहा। ऐसा क्यों होगा? फिर भी जब हैग्रिड ये बोल रहा था तो उसने हैरी की आंखों में सीधे देखने से बचा लिया। तुम्हारा भाई चार्ली कैसा है? हैग्रिड ने अचानक रॉन से पूछा। मुझे वो बड़ा पसंद था, जानवरों के साथ गजब का रिश्ता था उसका। हैरी को ऐसा लगा मानो हैग्रिड ने जानबूझकर विषय बदल दिया हो। रॉन जब चार्ली के ड्रैगन वाले काम की बातें कर रहा था, हैरी की नजर अचानक उस मेज पर पड़ी जिस पर एक कागज चाय की ढकनी के नीचे दबा हुआ था। उसने उसे उठाया। डेली प्रॉफिट का एक अखबार का टुकड़ा था। ग्रिंगॉट्स में चोरी, ताजा खबर। 31 जुलाई को ग्रिंगॉट्स में हुई चोरी की जांच जारी है। माना जा रहा है कि ये काम कुछ अज्ञात काले जादूगरों या जादूगरनियों का है। ग्रिंगॉट्स के गोब्लिन्स का कहना है कि असल में कुछ भी नहीं चुराया गया। जिस वॉल्ट को तोड़ा गया था उसे उसी दिन खाली कर दिया गया था। लेकिन उसमें क्या था ये हम आपको नहीं बताएंगे, और अगर भलाई चाहते हो तो टांग बीच में मत अड़ाओ, एक ग्रिंगॉट्स प्रवक्ता ने सख्ती से कहा। हैरी को याद आया कि ट्रेन में रॉन ने बताया था कि किसी ने ग्रिंगॉट्स में चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन तारीख का जिक्र नहीं किया था। हैग्रिड, हैरी ने जोर से कहा, वो ग्रिंगॉट्स चोरी तो मेरी ही जन्मदिन वाले दिन हुई थी। हो सकता है हम वहीं थे और उसी वक्त ये सब हो रहा था। इस बार तो बिल्कुल साफ था कि हैग्रिड ने हैरी की आंखों में देखने से बचा लिया। उसने बस कुछ बड़बड़ाया और हैरी को एक और सख्त रॉक केक थमा दिया। हैरी ने फिर से उस अखबार की कतरन पढ़ी। वॉल्ट पहले ही खाली कर दिया गया था। हैरी को याद आया, वॉल्ट नंबर 713, वही जहां से हैग्रिड ने वो छोटा सा गंदा पैकेट उठाया था। क्या वही चीज चोरों को चाहिए थी? शाम को जब हैरी और रॉन हैग्रिड के घर से लौट रहे थे, उनकी जेबें रॉक केक से भरी हुई थीं, जिन्हें वे मना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। हैरी गहरी सोच में डूबा हुआ था। किसी भी क्लास ने उसे इतना सोचने पर मजबूर नहीं किया था जितना हैग्रिड के साथ हुई उस चाय ने किया। क्या हैग्रिड ने सही वक्त पर उस पैकेट को उठा लिया था?
वो पैकेट अब कहाँ था? और क्या हैग्रिड को स्नेप के बारे में कुछ ऐसा पता था जिसे वो हैरी से छिपाना चाहता था? बाहर का आकाश लालिमा से रंगा हुआ था। महल की खिड़कियों से सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी और दूर कहीं जंगल के भीतर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। हैरी की आंखों में सवाल ही सवाल थे, लेकिन जवाब कोई नहीं था। वो जानता था उसकी जिंदगी अब पहले जैसी साधारण नहीं रहने वाली। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। है ना मजेदार? लेकिन असली मजा तो अभी बाकी है, क्योंकि आगे जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी, जादुई दुनिया और भी रहस्यमयी होती जाएगी। अब बताओ, आपको इस हिस्से में सबसे अच्छा कौन सा पल लगा? नीचे कमेंट में जरूर लिखना। और हाँ, अगर आपको हमारी ये जर्नी अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि जादू अभी शुरू हुआ है।